कुल मिलाकर के ये विषय इतना बड़ा है और इंटरनेशनल कंसर्न का विषय है। निश्चित रूप से हम बैठ करके चाय पियेंगे और सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। कभी भी प्रश्नकाल में ये नहीं कि चाय पी के जवाब देंगे, जो जवाब आपने दे दिया वो ठीक है, चाय पी के जवाब नहीं। क्योंकि मंत्री जी का अध्ययन, मंत्री के होने के नाते मेरा अध्ययन, जैसे आपने बताया कि आई एम जस्ट 1 month ओल्ड टेन्योर ऑफ दिस हाउस, लेकिन कुल मिलाकर के ये विषय इतना बड़ा है और इंटरनेशनल कंसर्न का विषय है। ठीक 1992 या 1997 से कंसर्न बढ़ता लगा रहा है। हमने भी वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने कुछ कमिटमेंट्स किए हैं और उस कमिटमेंट में हमने जो एमिशन के कमिटमेंट किए हैं कि 2005 का जो कमिटमेंट यानी जो एमिशन थे कार्बन एमिशन, उसको हम विल रिड्यूस इट अप टू 33 to 35%। ये हमारा कमिटमेंट था, लेकिन बाद में इसको हमने अचीव कर लिया। ये बाई 2030 तक था, लेकिन हमने इसको अचीव कर लिया। लक्ष्य के पहले पूरा कर लिया है। तो हमने अपना महत्वाकांक्षी टारगेट अपने आप तय करके बताया कि हम इसको 45% पे ले जाएंगे बाई 2030। तो कार्बन एमिशन हम कम करेंगे। जब कार्बन एमिशन कम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कम करने का वो हम प्राप्त करेंगे। फिर भी इस इतने बड़े विषय को लेकर के टेक्निकल इश्यू होने के नाते से निश्चित रूप से हम बैठ करके चाय पियेंगे और सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, 1 मिनट प्लीज, मैं बता रहा हूँ। माननीय मंत्री जी, कभी भी प्रश्नकाल में ये नहीं कि चाय पी के जवाब देंगे, जो जवाब आपने दे दिया वो ठीक है, चाय पी के जवाब नहीं। मैंने बोल दिया ना। प्लीज, श्रीमती डी पूर्णेश्वर देवी। नहीं ऑन किया। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। Sir, organizations that issue carbon emissions must also report the carbon emissions that they have reduced. Organizations that issue the carbon credits should also report the carbon emissions that they have reduced. Otherwise, there is absolutely no legitimacy. We have companies who, to offset their carbon emissions, invest in projects that reduce their greenhouse gas emissions. So my question to the Honorable Minister would be, is there a tracking system on whether such companies are really reducing their own carbon emissions before they invest in projects which are already reducing their carbon emissions? I think it also connects to what the question that has already been raised earlier. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, कार्बन एमिशन के कुछ टारगेट्स तय किए जाते हैं, कुछ उनको टारगेट दिए जाते हैं इंडस्ट्री को, हर सेक्टर को। उसी में से उनका एक कंपटीशन खड़ा होता है कि कार्बन एमिशन कौन अपने टारगेट्स को पूरा करता है, कौन उससे बेटर अचीव करता है। जो बेटर अचीव करता है उसी को कार्बन सर्टिफिकेट्स जो इशू होते हैं, ताकि मार्केट के अंदर फ्री मार्केट में बेच सकता है। तो जो बेचने की और खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी तो निश्चित रूप से उसकी मेजरमेंट अपने आप होगी, क्योंकि स्टिल हमारा इंडियन कार्बन मार्केट इट इज़ येट अंडर वे। 2026 तक ये इंडियन कार्बन मार्केट जब सामने आएगी तो उसी में से एक मूल्यांकन होगा कि किस इंडस्ट्री के सेक्टर ने अपना टारगेट पूरा किया, किसने पूरा नहीं किया है। जो भी पूरा करेंगे और नहीं कर पाएंगे तो उनको खरीदने पड़ेंगे सर्टिफिकेट। जो पूरा कर पाएंगे बल्कि बेटर कर पाएंगे, दे आर टू सेल देयर सर्टिफिकेट, उसमें से चीज़ें अपने आप तय होंगी। और ये भी बताओ कि दुनिया में भारत देश ही ऐसा है जिसने उसके जो लक्ष्यों को समय पूरा करेंगे और साथ में हमारी जो लाइबिलिटीज थी उससे ज़्यादा हमने कार्बन उत्सर्जन कम किया है। ये दुनिया में संसद से मैसेज जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 के सुरेश। रिप्लाई कराइए के सुरेश मंत्री जी का। माननीय मंत्री जी के सुरेश। मूलतः ये सवाल क्लाइमेट चेंज से संबंधित था। जो माननीय मंत्री जी, The answer has been placed on the table of the House. अमरा राम जी।
आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि खाड़ी देशों में लाखों हमारे भारतवासी वहाँ रोजगार के लिए और व्यापार के लिए जाते हैं, जहाँ डेमोस्टिक तो 0.2% 3 महीने में हुई है और खाड़ी में 2%, मतलब 3 महीने में 60 फ्लाइट हुई है। तो कितने समय पहले आपने एयरलाइंस ने उनको इंटीमेट किया है, कितने यात्री इससे प्रभावित हुए हैं और कितने को नुकसान हुआ है, ये मंत्री महोदय बताएं। जब एक इंडियन एयरलाइंस की हालत है तो कितने एयरलाइंस हैं उनमें कितना माननीय मंत्री जी हुई है और कितने लोग प्रभावित हुए हैं? एक इंडियन एयरलाइंस का क्या? माननीय सदस्य जब एक बार पूछ ले तो माननीय मंत्री जी। सर ये क्वेश्चन वैसे एयर इंडिया के हिसाब से पूछा गया था तो उसका इन्फॉर्मेशन हमने दिया था सर। वैसे जो कैंसिलेशन और डिले की जब बात आती है तो अप्रैल और जून के बीच में, बिटवीन अप्रैल एंड जून ऑफ दिस ईयर, ओवरऑल सर ये, क्योंकि ये विषय केरला के संबंधित था तो उसी का इन्फॉर्मेशन अभी रखा है। बाकी दूसरे पूरे देश का हो तो आप ज़रूर आपको बताएंगे, बाद में उसका भी वो सर्कुलर लेंगे। पर इसके हिसाब से सर अप्रैल में कैंसिलेशंस कुल मिलाकर 14 हुआ है सर अप्रैल में, मई में 132 हुआ है और जून में 18। तो पूरे मिलाकर तीनों महीनों में 164 कैंसिलेशंस हुए। श्री केसी वेणुगोपाल। The delay of the flights, especially Air India and other flights, also become the order of the day nowadays. Being a member of Parliament of Kerala, so many people are living in Middle East who are suffering through these delays. Sometimes the flight has been cancelled without any information. That there is no cancellation charges also not giving to the customer. Once he is cancelled, his amount is also gone. Whether the government is studied these things and whether the government is forming to set up a system to monitor all these cancellations and what action the government is going to take. And then one more thing, sir. The fees also. This our Kerala government themselves already given a memorandum to yourself. Entire MP has given memorandum so many times that the high fare of the Gulf fare sector, the fare is very exorbitantly high. There is no justification. All over India, same pattern is there, exorbitant high. Whether any mechanic... Okay. Okay. Sir, Air India, the honorable member who has raised, the senior member who has raised regarding the cancellations, and we acknowledge the fact that there has been one issue with the Air India Express, not Air India, sir, Air India Express, especially in the month of June. On May 7th of this year, sir, there are a lot of the crew with Air India Express, because it was merging with Air Asia, there was some internal issues that have cropped up and there was a mass strike that has happened. Because of the strike, which is why there were a lot of cancellations that have happened also, and this we have seen in the month of May. And in fact, the earlier answer that I have given, the number of cancellations, there was a huge spike in May because of this issue. And once this issue started, it was a ministry which got involved, the DGCA facilitated a lot of discussions between the airlines, the crew members and everything. It was sorted, sir. But because of the gap that which for the 3 days, when the cancellations, when the crew was not functioning, there was another software glitch also which happened. Because of this software glitch, the crew member data which was supposed to be with the airlines, there was some problem with that, and then manually they were trying to enter. And so for everything to get back to normalcy, there was some time. But right now we are ensuring that there are no cancellations or no delays happening in the flight system. And like you have mentioned, sir, there are civil aviation requirements also. There are already regulations and guidelines which are in place, which will ensure that whenever there is a delay happening or a cancellation happening, and if the airline is not following the regulations that are being set up by the ministry, then the ministry gets involved, and it is ensuring that they get the refund or reaccommodation or readjustment done in other flights. And I'd like to take an example also. Recently,
when Air India was not, when observed, we investigated and we observed that Air India was not following a certain guideline. We have penalized them for 10 lakh rupees. And this Air India Express incident also, this strike incident which has happened, DGCA is going into depth. It is investigating the issue. If there seems to be any non-compliance from the airlines, then definitely we are going to penalize them and ensure that the passenger is the top priority. Shri Praveen Patel. Praveen Patel. आपने हमें प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से प्रयागराज एयरपोर्ट से संबंधित है। पिछले कुंभ में लगभग 22 करोड़ लोग कुंभ में आए थे और बड़ी संख्या में, रिकॉर्ड संख्या में लोग एयरपोर्ट के माध्यम से आए थे। तो हम माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं, चूँकि आगामी कुंभ होने वाला है और इस बार प्रस्तावित लगभग 40 करोड़ लोग आने की संभावना है, एयरपोर्ट पर काफ़ी दबाव रहेगा, तो क्या नाइट लैंडिंग की वहाँ पर सुविधा प्रदान की जाएगी और कुंभ के दौरान क्या इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा दी जा सकती है? यही आपसे प्रश्न पूछना। Honorable Speaker, sir, the question is not directly related to the question that is on the list today. So I will give the member the relevant information afterwards. 43, क्वेश्चन नंबर 43। अब एक बार नए आप सभी हैं, लेकिन 3 महीने में सारे डिपार्टमेंटों का अध्ययन कर लें। अगली बार पूरा जवाब परफेक्टली ये संसद के सत्र के अंदर। ऐसा है सर, एक एयरपोर्ट की क्वेश्चन लिस्ट होता है और 157 एयरपोर्ट्स है सर। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के वजह से जो 74 एयरपोर्ट्स थे अब 157 हो गए सर पिछले 10 साल में। तो अब तैयारी करने के लिए 157 का करना पड़ रहा है सर अभी। क्वेश्चन नंबर 43 बालाशोरी। सर क्वेश्चन नंबर 43 has been placed on the table of the house. माननीय सदस्य। Sir, first I congratulate Sri Ram Mohan Naidu Garu for becoming a civil aviation minister. He is the youngest minister in the cabinet and I wish him all the success. Sir, this airport, Vijayawada Airport, comes under my parliamentary constituency. As the chairman of Airport Advisory Committee, I have visited and reviewed the ongoing development works at the airport many occasions. These works were started 2019 and they were supposed to be completed by 2022. But till today, there is no major usable progress. Sir, what is the reason behind the delay? And since Honorable Minister is from my state, he understands the importance of this airport. It is our capital city's airport, that is Amravati, which is the new capital of AP. Okay, Manimati. Therefore, supplementary this airport is important for us. Sir, my question is, what is the new deadline for completion of this project? And how does this minister make sure that this time all the proposed works will be completed before the set deadlines? Speaker, sir, I totally agree with what the Honorable Member of Parliament has raised here, that this was work which was started in March 2020, June 2020, sir. And the overall estimated cost of the project was 611 crores. And there has been subsequent delay, which was observed because of the COVID that has happened. And also because, like the member has mentioned, I also come from the state, sir. It is the capital airport that we have. But for the last few years, there have been other external factors also in the state which has hampered the progress of this, especially due to the availability of sand and other materials in the state, sir. But right now, we are ensuring that it is going to be completed on time. I've taken it up as a top priority, and the new deadline that we have fixed is June 2025, sir, for this project. Supplementary पूछना है? Yes, sir. जी, short में. Sir, at the outset, let me also thank Honorable Minister as soon as he took the charge. He introduced 2 flights, Vijayawada to Mumbai. Earlier, there was no flight to Mumbai. This was a long pending demand. Sir. And to Delhi. Vijayawada, Delhi. Sir, and we are requesting, we need a flights from Vijayawada to Calcutta, Vijayawada to Varanasi,
and additional flight to Delhi to Visakhapatnam and Tirupati also. And there is a demand for the flights to Sri Lanka, Thailand and Singapore also. Okay. So I would like to know from the minister whether these sectors are also in the consideration of the ministry level. This will open up a whole new... माननीय मंत्री जी, सर, ये बहुत अच्छा संकेत है इस देश के लिए कि सभी देश की जनता का और जनता के माध्यम से माननीय सदस्यों की आकांक्षा जगने लगी है कि मेरे यहाँ भी एयरपोर्ट बन जाएगा। ये अच्छे संकेत है देश के लिए। सर, very much, sir. And like I've just mentioned, the infrastructure around airports has increased so much in the last 10 years. A huge push has been given for Civil Aviation Ministry. And right now, the way members are raising up their demands and asking for new airports or connectivity, it was almost, if you go back 10 years or 20 years back, it used to be the demand with railways. Sir, tab railways se पूछते थे कि train चाहिए या फिर stop चाहिए. अब वो हालत airways में आ गया है, sir. तो airways is the new railways of the country, and I'm very proud about it. And especially regarding the connectivity. नहीं उसी के बारे में बोल रहा हूँ। आप उनका जवाब मत दो। दादा उसी के बारे में बोल रहा हूँ। Sir, but the honorable member has mentioned about the connectivity, but let me make it clear from the ministry, sir, we don't have any direct jurisdiction which where we interfere with the connectivity of the airlines. It is entirely a demand-driven process, market-driven process, and the airlines decide which connectivity. We offer the infrastructure. अगर airlines बोलता है कि यहाँ से ये मैं वहाँ तक चलाना चाहता हूँ, तो we ensure that there is airport connectivity on both the places. But what we do, sir, because there has been a big demand from all the members कि हमें यहाँ से ये connectivity चाहिए, we are just forwarding the request to the airlines and asking them to favorably consider according to the demand of that airport, sir. कल्याण बनर्जी जी, सुदीप बंदोपाध्याय जी। कल्याण जी, आपका सुदीप दादा ने छीन लिया। नहीं, सुदीप दादा, he is my leader. He is my leader. Of course, he is my leader. His preference is past. He is my leader. I am happy to see this young minister, whose father was one of my best friends in 12th. माननीय मंत्री जी सक्रिय हैं बहुत ज़्यादा। His father, Yarana Naidu, was my very dear friend. Balu was there. That was long regime back, 12th and 13th Lok Sabha. He knows it well. So my question is, Calcutta is always, or Bengal is always neglected from all corners. Why second international airport in Calcutta is not taking shape? Proposal has been taken up. Monetary allotment has been done. Space has been proposed by the state government. But why not government is initiating the proposal? One reply is being given by the government that the distance of the second airport from Calcutta has some long distance. But if the government agrees, if the people of Bengal agree, if land is available, why not this second airport international is being initiated immediately, which is the desire and expectation of the people of Calcutta and Bengal for a long time? Will the minister reply in a positive form? Thank you, sir. And I'd like to thank the honorable senior member also who has given his blessings. And especially regarding Calcutta, sir, the need is there, and definitely if the land is available and the state also supports for the construction and other, the connectivity between the two airports, the two locations that is there. And definitely we are going to take it up positively, sir. And I would request him that we'll definitely meet up after the session also. We can have a special meeting regarding the Kolkata airport, sir, and the development of the new terminal. माननीय सदस्यगणों, सबकी बहुत मांग है इस विषय पर। बहुत सारे माननीय सदस्यों के सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आए। इस बार अगर समय बचा तो इस बार, नहीं तो अगली बार कॉल अटेंशन में लेकर इस पर सभी माननीय सदस्यों को बोलने का समय देंगे, ताकि डिटेल चर्चा हो जाए जो कुछ भी परिवर्तन हुए। शॉर्ट में पप्पू यादव जी, शॉर्ट में पूछना, एक लाइन में। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि गृह मंत्री अमित शाह जी भी और प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार पूर्णिया एयरपोर्ट, भागलपुर एयरपोर्ट का जिक्र कर चुके हैं कि वो खुल गया, हो गया। अभी तक पूर्णिया लैंड जो बिहार सरकार के द्वारा अधिग्रहण होना था, जिसमें 15 एकड़ लैंड अभी तक अधिग्रहण नहीं है। मैं आपसे मिल करके भी पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत करने का मैंने आग्रह किया है। माननीय मंत्री जी, क्या
इस साल में पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहाँ विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। सर माननीय सांसद जी हमसे मिल चुके हैं सर इसके, और हमारे अधिकारियों से भी उन्होंने जानकारी ली है, और जो भी थोड़ा ज़मीन का जो इशू था वो भी अभी सेटल होने वाला है सर। तुरंत दीपेंद्र हुड्डा जी उसमें प्रारंभ करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा, संबित पात्रा जी शॉर्ट में। धन्यवाद, आपने ये मौका दिया है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विषय में। 2021 में इस एयरपोर्ट के विषय में there was a need which arose for the international airport in Puri, and in the year 2023 the grant for the site clearance was forwarded by the Ministry of Civil Aviation. I just want to know what is the progress in this field, because the airport is to be built in Brahmagiri Tehsil, very close to the Jagannath temple, and because of the relevance of Jagannath temple and Puri being a tourist destination, this airport is of prime importance. So I would like to know through the Honorable Speaker as to how we have progressed in this field. Thank you. Sir, Puri. Yes, yes. Okay. Sir, Puri जो भगवान जगन्नाथ जी का क्षेत्र वाला एयरपोर्ट है, उसके संबंध में सर ये जो एयरपोर्ट है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है सर, और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जब बनता है सबसे पहले स्टेट हमें लिखता है कि यहाँ ये ज़मीन हम तैयार कर रहे हैं कि यहाँ पे एक नया एयरपोर्ट बने, और उसी तरह जब हमें प्रपोजल मिला मिनिस्ट्री को कि राज्य वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाना चाहता है, तो हमने उसका इनसाइट क्लियरेंस हमने दे दिया है सर। और जनरल प्रोसीजर ये रहता है आफ्टर साइट क्लियरेंस इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए फिर से वो राज्य डीपीआर बनाकर और उसका वो जो भी लैंड का हो, पावर का हो, वाटर का, वो सब तैयार कर वो फिर वापस हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए रखता है सर। पर अभी तक हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए स्टेट से कोई कुछ वो आया नहीं सर। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इट इज़ अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बीइंग मेड ऑन पीपीपी मोड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट द एयरपोर्ट। हम साइट क्लियरेंस देते हैं सर, वो दे दिया है, और अगर राज्य हमें लिखता है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए तो हम जरूर उसके ऊपर कार्रवाई करके वो देंगे सर, पर अभी तक आया नहीं सर अप्रूवल। क्वेश्चन नंबर 44 श्री शफी परिमल। हाँ बोलो, आप तो चालू जाएगा माइक, आप चिंता मत करो, आप बोलो क्वेश्चन नंबर बोलो आप। 44 सर, क्वेश्चन नंबर 44 It's on the table of the House. माननीय सदस्य। Sir, you are an young minister. I know your answers will not be templates or copy paste. Sir, I know you will be having an intent to do something for our NRI communities. Sir, they are treated like people deported from the country by the airlines. At times, the airline prices will be 5,000 or 6,000. For the same distance during the vacation, during the season, when they come to meet their family, they are being charged 50,000, 60,000, sir, even to 85,000 for economic class. Sir, how can a 4-member family afford this? How can they come back? Sir, people at the time of their parents' death, they can't even come for their funeral, sir. It's a sad state of condition for our NRI party, sir. Something must happen. We must involve in, sir. They are not orphans. We have a government to question the airline companies treating them very bad. So I kindly request you involve in this to take some actions regarding this. The honourable member has raised a very important question, sir, and of course I sympathize with the issues that he has flagged. And regarding the rules that we have within the ministry, sir, this is a market-driven approach that the airlines use for deciding the airfares. In fact, after I took charge as the Minister for Civil Aviation, my immediate commitment to the people of this country was I want to make the air prices affordable. I didn't know what was going through it. I was not aware of the rules, but I gave a commitment to the people that we are going to make it affordable, sir. And from my ministry, I am ensuring that whatever process can be involved in trying to ensure that happens, sir, we are trying to do. Now, right now, the rules are totally against doing that, sir. We don't have anything that at one point of time, when the DGCA
wanted to do something also, the courts also got involved. Sir, it is a very, very tricky process. And even when deciding the air prices, there are a lot of factors, lot of parameters that come into play, and especially one situation that the whole country needs to be aware of. There are 800 odd planes in the country, and because of engine issues, sir, almost 120 planes are grounded right now. They are not able to fly because of the lack of aircraft that we have in our fleet. There is a lot of additional burden on the existing aircrafts also, which is also driving up the prices, sir. And right now, and the happy thing that the country should know is that we have 1,200 aircrafts on order, which is the highest in the world, sir. The country with the highest aircraft orders is India, and we are ensuring that they come on time, they be delivered on time, when we are ensuring from the ministry whatever best we can do in this. And additionally, sir, if there are already, like I said, civil aviation requirements, already rules in place which protects the passenger. If the airlines is trying to manipulate any situation, if they are not trying to give them prior information, if they are not trying to give them a refund, there are rules already in place. If the honorable member has any specific case that has happened, we are very much willing to support the case and fight on behalf of the passenger and ensure that his right is protected, sir. Customer is always the king. That is our priority in the ministry, sir. Thank you. Sayoni Ghosh. Second supplement. Thank you very much. एक मिनट माननीय सदस्य, सप्लीमेंट. सेकंड सप्लीमेंट. हाँ बोलिए, माइक चालू हो जाता है. Sir, you talk about specific cases. Sir, this extreme exploitation has become a new normal for them. Sir, 1,10,000 crore is the remittance from NRI people a state like us receive. Sir, what we give them back? Sir, why can't we constitute a high-level committee to check into this, to hear out our people, to know the social and economic consequences, to enact a new law, to stop this exploitation? Why can't we formulate a high-level committee, sir? It is a suggestion being given by the honorable member, sir. We'll definitely look into it. Sayoni Ghosh. Thank you, Honorable Speaker, sir, and congratulations to our Minister, sir. Sir, there has been a rampant increase of elderly passengers and senior citizens traveling by airline due to various causes like physical convenience and saving time. So is there any senior citizen discount or concession available right now? If so, then details thereof. And if not, then will the minister take into consideration any sort of concession or discount for senior citizens or measures for ease of commutation and easier access? I would like to comment on behalf of the ministry, sir. Sir, definitely whatever best we can do for the differently abled community or the senior citizens of this country, we are going to do, sir. And I don't specifically have what is being done on that side, but I'll pass on the information to the honorable member, sir. Sri Dayanidhi Maran. Thank you, sir. Thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, we have a young dynamic minister. हम तो आपको मौका देते हैं, लेकिन हम तो आपको मौका देते हैं, लेकिन बेटे-बेटे बहुत टिप्पणी करते हो आप. I apologize, sir. Sir, I'd like to congratulate a young and dynamic minister. We wish you very best for the part of DMK party. We really welcome you. Your father was a good friend of DMK. Sir, I have the habit of booking out my ticket for Delhi online through Vistara Airlines, which belongs to Tata's. And the software is handled by Tata's TCS. So this is seen, every time I've seen. When I book a ticket, it's around 33,000 rupees, sir. One-way ticket from Chennai to Delhi. When I go to make the payment, an error message comes. The moment the error message comes, the price goes to 93,000 rupees or 78,000 rupees. What? Yes, sir. This has been happening because probably Tata, TCS is using its supremacy in this software. And because we have so everyone's got a miles account, so we are logged in. So this is happening very frequently, even from Delhi to Chennai or Chennai. So this doesn't come under the DGCA rules, because DGCA is only in charge when the airline cancels a flight or reschedules a flight. But this is happening in the software front. Sir, there's a conspiracy happening. And we would like you to do an inquiry, thorough inquiry, because Tata now is the monopoly in the business segment. So this money is paid by the government of India. The ticket fare. माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने बहुत गंभीर विषय उठाया है और ये बहुत गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए. ये कई माननीय सदस्यों ने शिकायत की क्योंकि इसका पैसा पार्लियामेंट से जाता है, इसलिए मैं चिंता है.
Definitely, sir. We'll get the matter investigated. And also, like our senior member has mentioned, DGCA looks after the rights of the passengers and it dwells into that. And also, there is DGCA traffic monitoring, tariff monitoring unit also, which looks after this specific issue that you have said. So we are going to investigate that. We are going to ensure that this kind of incidents doesn't happen in the future, sir. Thank you. Question number 45, श्रीमती कमलजीत सरावत। माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नंबर 45 का क से घ जो उत्तर है वो विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। सर, जो टेबल पर आंसर किया गया है मैंने उसको पूरा ध्यान से पढ़ा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मिनिस्ट्री का। एमएसएमई में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था देश की महिलाओं और युवाओं को रोजगार देने के लिए, और इस टेबल पर जो आंसर रिप्लाई किया गया है तो 2021 तक ये संख्या 4,88,000 थी, लेकिन मिनिस्ट्री ने उद्यम नाम से जो योजना लेकर आए 1 जुलाई 2020 को, वो बहुत ही अच्छी थी, पेपरलेस थी, ऑनलाइन थी, सेल्फ डिक्लेरेशन पे थी, और उसकी वजह से ये जो आंसर मुझे मिला है इसमें जो संख्या है महिलाओं की वो 4,88,000 से बढ़कर 1,84,00,000 हुई है सर। तो सबसे पहले तो मैं मिनिस्ट्री का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उद्यम को और सपोर्ट करने के लिए वो उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म 11 जनवरी 2023 को लेकर आए हैं, जिससे कि महिलाओं को यहाँ पर रजिस्टर करने में खासकर बहुत सुविधा हो रही है। सर, मेरा क्वेश्चन है सर से कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो वीमेंस यहाँ पर एमएसएमई में काम कर रही हैं उनका सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन क्या है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये स्पष्ट है कि भारत सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, महिलाओं, वीकर सेक्शन, अनुसूचित जाति, जब कहने का मतलब जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके प्रति विशेष ध्यान दे रही है। उसी में महिलाओं के संबंध में जो प्रश्न पूछा गया है, हम प्रश्नकर्ता माननीय महिलाओं के प्रति बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसके बहाने आज माननीय संसद को बताया जा सकता है कि हम महिलाओं को उत्थान में खास करके जो एमएसएमई हमारा विभाग है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर दी है। जहाँ तक रही कि अलग अलग क्या है इनका फ्रैक्शन, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने ये दिया है कि इसमें 2 सेक्शन टाइप के होते हैं। एक होते हैं उद्यम और दूसरा होता है जो उद्यम से अलावे जिनमें साधारण रूप में जो भी हैं जिनके पास वो शर्तें नहीं पूरा कर सकती हैं उसको भी। तो उसके लिए महोदय देखिए, उद्यम में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए अलग अलग है। तो माइक्रो में उन्होंने 26,921 दिया है, और उसी प्रकार से स्मॉल में 7,011 दिया है, और उसी प्रकार से यूएपी में भी 19,900 दिया है। कहने का मतलब अलग अलग दोनों में किया गया है। और महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, वो उद्यम में 21.35% उनका इन्वॉल्वमेंट है, और यूएपी में 63.11 उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि हम महिलाओं को इस एरिया में आगे बढ़ाने की काम करते हैं, और बाकी माननीय सांसद जो सूचना मांगे हैं विशेष, और तो उसको हम इनको भिजवा देंगे। माननीय सदस्य। धन्यवाद मंत्री महोदय जी। महिलाओं के बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती। आधी आबादी कितनी इम्पोर्टेंट है ये प्रधानमंत्री जी अपने हर कार्य में प्रदर्शित करते हैं, और ये जो नंबर बड़ा है तो मैं उनका और मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, हम यहाँ पर जो सभी साथी बैठे हैं उनके पास अर्बन और रूरल दोनों तरह के सेक्टर हैं। अगर हमें ये नंबर पता चल जाए
कि अर्बन और रूरल में कितना नंबर रजिस्टर हुआ है, तो यहाँ बैठे हुए सभी साथियों को अपने अपने क्षेत्र में काम करने में आसानी हो गई। तो मेरा मंत्री जी से सवाल है कि वो MSME में रूरल और अर्बन पार्ट में कितनी महिलाएं, कितनी परसेंटेज में महिलाएं रजिस्टर हैं, ये हमें बताएंगे तो ये हमारे लिए आगे काम करने में, उनको प्रोत्साहित करने में आसानी होगी। धन्यवाद। स्पीकर महोदय, वो तो मैंने बता दिया इनको कि टोटल MSME रजिस्टर्ड में जो इम्प्लॉयड हुए हैं और उसका रिपोर्ट है, उसके तहत जो 24/7/2024 से ही उसको हम लोग इम्प्लीमेंट किया और यहाँ तक के ही किया गया है। उसमें नंबर भी मेरे पास है, वो उनको भिजवा देंगे। लेकिन जहाँ तक परसेंटेज का सवाल है, मैंने कह दिया कि टोटल परसेंटेज 38.80 है सबका। लेकिन जहाँ तक वुमेन का सवाल है, तो वुमेन में दो भाग है। एक है उद्यम का, तो उद्यम में 21.3% है, और एक है UAP जो उद्यम में क्वालिफाइड नहीं करते हैं, जिसे पैन की ज़रूरत है या GST की बात होती है। तो बहुत छोटे छोटे लोग जैसे दर्जी का काम करते हैं और कोई छोटा छोटा काम करते हैं, उनके पास ये नहीं होता है। उनकी सुविधा के लिए भी हम लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और उनकी संख्या ये 38.80 जो होल है, एज ए होल है, उसका 63.11 है। तो हम महिलाओं के प्रति कितना संवेदनशील है, इससे पता चलता है महोदय। बहुत अच्छा। श्रीमती अपराजिता सारंगी। The powerhouse of Indian economy. Reportedly, they account for about 11 crore jobs in the country and contribute 29% of the country's GDP. They not only fuel economic growth, but also serve as vital catalysts for inclusive development across various sectors. Sir, PM Modi's government talks of women-led development. I would like to know from Honorable Minister as to how many registered MSMEs are there in Odisha and in Bhubaneswar parliamentary segment, and what are the steps, concrete steps, initiatives of central government being taken to ensure women participation in the MSME sector. Thank you. महोदय, हम अपने जवाब में बतलाने का काम किया है। जिसे पूछा गया है प्रश्न, तो उस प्रश्न के जवाब में ही हमने कहा है कि जहाँ तक महिलाओं का स्वामित्व वाले MSME का संख्या का सवाल है, समस्त भारत में 1,84,57,000 समथिंग है। उसमें हिमाचल प्रदेश में 83,834 है। जहाँ तक उड़ीसा का सवाल है, वो 6,96,559 है। और प्रश्न में ही पूछा गया था, एक मयूरभंज के बारे में पूछा गया था, तो मयूरभंज का भी मेरे पास है, जो बता दिया है कि 35,935 है। तो इसलिए फ्रैक्शन तो बता दिया गया है महोदय। श्री अनिल देसाई जी। Speaker sir, Minister has given a very elaborate answer. I wanted to ask a supplementary regarding the actual functioning of this entire process in UAP and Udyam. There was an amendment which was taken place in 2018 regarding public procurement policy, which was amended and mandating the central government and the departments and the undertakings to go for the procurement from the women entrepreneurs to the extent of 3%. Now, when there are instances like cottage industries who go for procurement within the limits prescribed, but when the small-time enterprises run by the women enterprises, when they supply it, the bills are not being paid in time because of the paucity of funds with the undertakings itself. What I would like to ask through you, sir, to the Honorable Minister, what measures are being taken, because they do not have women, small-timers, they do not have any alternative but to go for closure of their unit. What measures are being taken by the government to see that this anomaly is taken off and it runs seamlessly? Thank you. अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में आपको भी जानकारी और सदन को जानकारी देना चाहते हैं
कि मंत्रालय, विभागों और उपक्रमों में जिस प्रकार से महिलाओं को, खासकर जो उद्यमी हैं, उनको इतना रियायत दी गई है कि जो सामान अन्य लोग खरीदते हैं उसमें 3% सामान महिलाओं के द्वारा जो प्रोडक्ट है उसको अवश्य खरीदें, ये बड़ी सुविधा दी गई है। और इसमें 300 करोड़ रुपया का कारोबार हमारी महिलाओं ने किया है और जो 19,000 महिलाएं उसमें लगी हैं और इससे हमारे उद्यमियों को फ़ायदा हुआ है। और चूँकि इसका शुरुआत 1/7/2020 से ही है, इस चीज़ को देखते हुए जो हम अभी आंकड़ा दिया ये बहुत पर्याप्त है। हालांकि इसको और आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि महिलाओं को कम से कम 50% हम लोग उद्यमियों में उनको लाभ दे सकें। क्वेश्चन नंबर 46 डग्गू मल्ला प्रसाद राव। माननीय सदस्य Honorable Speaker, thank you very much for giving this opportunity. The main question is, will the Minister of Jal Shakti be pleased to state the details of the number of functional household tap connections provided under the Jal Jeevan Mission during the last 5 years in each district of Andhra Pradesh year-wise? B, the percentage of rural households in Andhra Pradesh that have received FHTCs under JAM compared to the total number of rural households in the state. C, whether any audit has been conducted to measure the impact of JJM on reducing the distance to water sources for rural households in Andhra Pradesh, and if so, the details thereof, and if not, the reasons therefore. And I thank ये सब विवरण तो दे दिया ना आपको। I thank Minister for giving the extensive answer for that, and now I go forward with supplementary question. तो अभी क्या पूछ रहे थे आप? Yeah, under the Jal Jeevan Mission, Andhra Pradesh is the 6th lowest state in terms of households with tap water supply, which is less than the national average of 77%, sir. Therefore, I would like to ask the Honorable Minister whether the state government has contributed its share of funds under the Jal Jeevan Mission from the last 5 years. Has the state government submitted utilization certificates under the scheme for the last 5 years? Has the central government observed any discrepancies or fund diversions by the state government of Andhra Pradesh under the Jal Jeevan Mission over the last 5 years? Thank you. Okay. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये JJM की स्कीम जब शुरू हुई, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने शुरू किया, उस टाइम आंध्र में 32% कनेक्शन लगे हुए थे और पिछले 5 सालों में करीब दूसरे 40% यानी 72 या 3% तक ये काम आंध्र प्रदेश में हो चुका है। आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश की सरकार और केंद्रीय सरकार की ओर से उसको जो फंड मिलता है और जो टेक्निकल सहायता मिलती है उसके आधार पर 100% काम करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? Supplementary to Honorable Speaker, I would like to ask the Honorable Minister, what are the major challenges faced by the government in achieving 100% functional household tap connections in Andhra Pradesh under the Jal Jeevan Mission? What measures are being taken to overcome these challenges, especially in the remote districts? Thank you. पूरे देश में करीब 11 जिले और 8 यूटी प्रदेश के अंदर 100% काम हो चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में और कई राज्य 100% की ओर बढ़ रहे हैं। आंध्र भी 73% के साथ चल रहा है और उनका बाकी जो टेंडरिंग की प्रक्रिया भी हो गई है और काम उनका चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी 100% में ये क्लब में ये भी जुड़ जाएगा, आंध्र प्रदेश का भी काम हो जाएगा, सबको गांव-गांव तक पानी उसको मिल जाएगा।
श्री तारिक अनवर। वैसे ये मूल रूप से ये प्रश्न तो आंध्रा से जुड़ा हुआ है, लेकिन जल जीवन मिशन ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मैं मंत्री जी का ध्यान बिहार की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि और ये जानना चाहता हूँ मंत्री जी से कि बिहार में भूजल में गंदे आर्सेनिक की अधिकता की वजह से जो बड़े पैमाने पर कैंसर की बीमारी फैल रही है, उसको देखते हुए बिहार के अंदर ये जल जीवन मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है और कैसे उसको प्रभावशाली ढंग से वहाँ चलाने की कोशिश हो रही है। बिहार में जल जीवन मिशन के तहत वर्तमान में नल कनेक्शन वाले कितने घरों को अभी तक पानी मिला है, और ख़ासतौर पर मैं अपने क्षेत्र सीमांचल जो बिहार का एक बहुत ही पिछड़ा इलाका है और उसमें भी हमारा जो क्षेत्र है कटिहार, वहाँ जो हम लोग अपने भ्रमण के दौरान देखते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत प्रभावशाली ढंग से नहीं चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि बिहार में इस कार्यक्रम को मजबूती से चलाने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि जिसने जेजेएम के लिए कोई पैसा केंद्र सरकार से मांगा नहीं है और उन्होंने अपने नाम से अपने अलग तरीके से ये नल से जल देना का काम वहाँ पर किया गया है। वहाँ पर जो पानी में कुछ उन्होंने कहा कि कुछ अलग अलग प्रकार के द्रव्य आते हैं, उसके वजह से जो प्रॉब्लम है हम ज़रूर वहाँ के सरकार के ध्यान में रखेंगे कि इसके ऊपर काम किया जाए। और अब जो हमारे पास उनका राज्य द्वारा भेजा हुआ रिपोर्ट है उसके अंदर करीब 100% ये काम नल से जल का काम बिहार में राज्य सरकार ने अपने बलबूते पर कर दिया है। लाओ श्री कृष्णा। Thank you, sir. There is a good progress that has been made with respect to Jal Jeevan Mission in the last 5 years, sir. From 3 crores to almost 11 crores new connections have been added in the country, and also in Andhra also from 30 lakhs to another 39 lakhs has been added in Andhra Pradesh also, sir. But the problem, sir, I'm coming from a constituency of Palnadu, where 350 crore rupees has been given under the Jal Jeevan Mission, sir. But problem that I have is, we are giving connections from the overhead tank to every household, sir. But I'm coming from a location, from a constituency where even if you dig a borewell of 1200 feet also, there is no water that is coming up, sir. So you have a connection from overhead tank to the household, but there is no water in the overhead tank, sir. So the funds that you've been allocated, the funds that have been spent are not being used properly, sir. So if you can guide us in such a way that the source can be found, wherein that water is actually can be given to the overhead tank, then it will be of any use, sir. Unless if you do that, there's a huge wastage of funds that's been happening, sir. So if you can guide us how it can be addressed, it will be of great help us. Thank you very much. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत गंभीर भी है और कई जगह से कंप्लेन भी आती है। ये जो राज्य सरकार का काम है उनकी जवाबदारी भी है, उसका सोर्स ढूंढना वो भी उनका काम है। मगर कई जगह पर जो सरकार ने राज्य सरकारों ने वहाँ पर जो बोर किए उसमें पानी नहीं पाया गया या कम पाया गया, उसकी वजह से मार्च अप्रैल तक में भी वहाँ पानी कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह से नल होता है, जल नहीं होता है। हमने अलग अलग राज्य सरकारों के साथ अलग अलग मीटिंग करते हुए उनके ध्यान में बात रखी है। अभी जो नई टेक्निकल सिस्टम आई है उसके ऊपर वो जल कहाँ है, कितना है क्वांटिटी में, वो सब हम जान सकते हैं। उसके आधार पर वहीं पर बोर किया जाए, उसके आधार पर बोर होगा तो पानी भी मिलेगा। अगर एक गांव बड़ा है तो एक से ज़्यादा बोर किया जाए, इस प्रकार का भी हमने वहाँ उनको सजेशन किया हुआ है। क्योंकि मंत्रालय की ओर से उनको 2 बोर करे 3 बोर करे तो भी उनको पैसा मिलता है, मगर पानी की क्वांटिटी उनको तय करके गांव की जो अपेक्षा है, हर गांव में हम 55 लीटर पानी शुद्ध पानी जो देने की योजना बनी है, तो उस तरह से उतना क्वांटिटी का पानी मिले, उस तरह से अगर प्लानिंग होगा तो जो मेंबर की जो उनकी अभी समस्या है वो समस्या हल हो जाएगी और उसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं।
प्रश्नकाल समाप्त। मान्य सदस्यगण, मुझे कई मान्य सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2